ग्रीन थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्रीन थ्योरम को समझने के लिए ज़रूरी हैं कुछ पॉइंट्स, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर इसका प्रूव करेंगे। तो पहले आप देख लें कि आपके पास स्मूथ कर्व क्या होता है, ठीक है? इफ ए कर्व सी डज नॉट हैव ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओवर द इंटरवल ऑफ ए बी, देन सी इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। अब आपके पास अगर कोई भी हम एक कर्व बनाते हैं, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी हुई है, यहाँ पे ये देख लें आप, बिल्कुल स्मूथ है। अगर स्मूथ कैसे नहीं होता? अगर आपके पास ये कर्व ऐसे एक ब्रेक्स करके होता, ठीक है, ब्रेक में होता, लेकिन यहाँ से आपने देखा है कि ए से बी तक एक बिल्कुल स्मूथ कर्व है, तो ये आप कोई डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है, ये आपके पास क्या है? स्मूथ कर्व। अब आप देखेंगे कि स्मूथ कर्व के बाद सिंपल स्मूथ कर्व क्या है, सॉरी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये तो स्मूथ कर्व था आपके पास, अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है आपके पास? As curve does not process itself, then it is called simple smooth curve, closed curve, ठीक है? अब ये एक कर्व है, कर्व पोजीशन है आपके पास, इसमें ए और बी इक्वल हो गए हैं, ठीक? और आपके पास ये एक पूरा कर्व, इसने कहीं पे भी इस कर्व को इटसेल्फ एक दूसरे को नहीं क्रॉस किया। तो ऐसा कर्व जो एक अपना खुद अपने किसी भी पोजीशन में क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक? ये आपके पास क्या होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व। और जो नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, अगर हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व देख लिया तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा। जैसे अब आपके पास ये देखिए एक कर्व है, उसने आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है, यानी ये आपके पास कर्व ऐसे था, इसने यूं एक दूसरे को ही क्रॉस किया हुआ है। तो ऐसा कर्व जो आपस आपके पास क्या हो, जिसने आप एक खुद को ही क्रॉस किया हो, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये आपके पास क्या है? नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व। अच्छा, अब ये तो आपने सिंपल देख लिया कि आपके पास स्मूथ कर्व क्या है, नॉन स्मूथ क्या है, और सिंपल और नॉन सिंपल कर्व क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल फंक्शन इंटीग्रेशन के जो है वो रूल्स क्या हैं। जैसे आपने जब कभी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की होगी तो उसके रूल पढ़े होंगे कैसे हो सकते हैं, ठीक है? पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही होती है जब आपने लिखा होता है कर्ली स्क्वायर, यहाँ पे आप कहते हैं कर्ली एक्स और कर्ली वाई, ठीक है? इसका मतलब होता है दो आपके पास ये हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको कैसे इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया? लेकिन आपने कभी भी पार्शियल फंक्शन इंटीग्रेशन के पॉइंट से नहीं देखा होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको पहले बता दूंगी। यही रूल्स एक्चुअली आपके पास ग्रीन फंक्शन में, ग्रीन थ्योरम में यूज हो रहे होंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, जो एक्चुअली जिसके, वैसे तो हम नॉर्मली यही लिखते हैं ना, अगर सिंगल वेरिएबल हो हम लिखते हैं एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर हम लिख रहे होते हैं एफ इज ए फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे एफ जो है वो किसका फंक्शन है? वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, ठीक है? तो अब आप देखिए आपके पास क्या बन रहा है। पार्शियल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो कैसे होता है। लेट्स सपोज वी हैव फंक्शन एफ एक्स वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है। As if we are integrating this function with respect to y, then x will be treated as constant. अब इसमें सेम ऐसे ही है जैसे आपने उसमें पढ़ रखा है, जो आपका होता है डिफरेंशिएशन, उसमें भी आप यही करते हैं ना कि आपके पास जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो अगर y के लिहाज से ले रहे होते हैं तो x कांस्टेंट ट्रीट होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास x क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, ठीक है? और इसमें बड़ी एक बात है देखने वाली कि आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी। लिमिट्स आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स होगी, यानी जैसे आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है? आप इंटीग्रेशन करते हुए मेरे पास फंक्शन ये है, फंक्शन जो है वो आपके पास वन नहीं बल्कि टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। लेकिन अभी आप इन दोनों के होने के बावजूद इंटीग्रेट किसके लिहाज से कर रहे हैं? वाई के लिहाज से। वाई से के लिहाज से इंटीग्रेट करने का मतलब है कि अभी यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या ट्रीट हो रहा है? कांस्टेंट, ठीक हो गया? वाई के लिहाज से मैं इंटीग्रेट तो कर रही हूँ, लेकिन इंटेग्रल की लिमिट्स जो होंगी वो वाई के लिहाज से नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होंगी? एक्स की फॉर्म में होंगी। वो क्या होंगी? जी1 एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जी2 एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स की फॉर्म में इसकी लिमिट्स होंगी, ठीक हो गया? अब ये लिमिट्स तो हो गई। अब मैंने जैसे इसका इंटेग्रल ले लिया, इंटेग्रल लेने के बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, ये आपके पास ऐसे ही है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे डी वाई करते हैं ना, और फिर कहते हैं कि मेरे पास वाई आ गया, और वाई पे आप यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे होते हैं कि 1 और 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैंने जो इंटेग्रल लिया इस फंक्शन का, वो क्या है? एफ आया, एफ, कैपिटल एफ, एक्स और वाई, ठीक हो गया? अब इसमें मैंने क्या करनी है? लिमिट्स पुट करनी है, जी1 एक्स और जी2 एक्स।
ये 2 लिमिट्स इसमें मैं पुट करूँगी। अच्छा, ये लिमिट्स जब मैं इसमें पुट करूँगी वो कैसे मैंने पुट करनी होंगी? लिमिट्स तो मैंने x की फॉर्म में लिख ली कि लिमिट्स हमेशा जब हम y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो x की फॉर्म में होंगी। लेकिन इंटीग्रेशन अभी किस फंक्शन की हुई है? विद रिस्पेक्ट टू y हुई है, ठीक है? तो ये लिमिट्स भी किसके अंदर पुट करनी होंगी? y की जगह पे आ जाएंगी, ठीक है? अब देखें, इंटीग्रेशन करके जो हमारे पास फंक्शन आया है वो है हमारे पास f और x और y, ठीक है? अब x वैसे का वैसा अपर लिमिट में पुट करूंगी g2x किसकी जगह? y की जगह। g2x हो गया, फिर मेरे पास माइनस आ जाएगा, फिर मैंने फंक्शन अगेन लिया f और यहाँ पे क्या आ गया x और ये लोअर लिमिट पुट करनी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? g1x, ठीक है? तो ये मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी मैं पार्शियल इंटीग्रेशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y तो x उसमें कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करते हुए मेरे पास जिसके लिहाज से कर रहे होंगे उससे ऑपोजिट वाली लिमिट आएंगी, जैसे x की है, और लेकिन वो सब्स्टिट्यूट किस में होंगी इंटीग्रेशन लेने के बाद? वो सिर्फ y में ही होंगी जिसके लिहाज से इंटीग्रेट किया होगा, जबकि है x की, लेकिन इट्स ओके, वो आपके पास ऐसे आ जाएंगी। ठीक हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट आप इंटीग्रल लें, जैसे हमने इसी का हमने क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमने डी वाई के लिहाज से लिया था यहाँ पे इंटीग्रल। अब हम नेक्स्ट किस में लेंगे? डी एक्स के लिहाज से। देखिए, डी एक्स के लिहाज से मैंने इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी लिमिट मुझे कैसे लेनी है? क्योंकि मैं इसको एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास y जो होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक हो गया? लेकिन इंटेग्रल जो मैं लूंगी उसकी लिमिट्स मुझे कैसे लेनी पड़ेंगी? y के लिहाज से, ठीक है? इंटीग्रेट मैं dx के लिहाज से कर रही हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो होंगी वो x के लिहाज से होंगी। यानी जैसे यहाँ पे अगर हम y के लिहाज से कर रहे थे तो यहाँ पे x के लिहाज से इंटीग्रल की लिमिट्स थी। अभी क्या होगा? अभी हम x के लिहाज से करें तो y के लिहाज से लिमिट्स होंगी। अब देखें एफ एक्स वाई, इसको अगर मैंने इसका इंटीग्रेट किया और लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन आ जाता है जी एक्स वाई, यानी इसको इंटीग्रेट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ये आ जाता है। अब मुझे क्या करनी है? इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स कैसे करेंगे यहाँ पे पुट? वो भी आप क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने करना है, ठीक? अब मैंने ये फंक्शन ये आया किसकी वजह से इंटीग्रेट करके? dx की वजह से, ठीक है? तो बेशक ये y की हैं, y के लिहाज से हमने ली है लिमिट्स, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट किस में होंगी? x में। किस में होंगी? x में। अब आप देखें g, जहाँ पे x था उसकी जगह क्या आ जाएगा? एज टू y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y, फिर माइनस, फिर हमने क्या लिखा? g, और लोअर लिमिट आपके पास क्या? एज वन, यानी x की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगी? एज वन y, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? y। ठीक हो गया? ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके पास ग्रीन थ्योरम में यूज होना है। सही हो गया? नो इफ वी हैव टू इंटीग्रेट फंक्शन f x y simultaneously with respect to x and y, the region R has two types. अच्छा, इसके बाद कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका आना चाहिए, जिसमें कह रहे हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को x और y को साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो हमारे पास रीजन, जो भी रीजन होगा उसकी दो टाइप्स होंगी। ठीक है? हम बारी बारी दोनों टाइप्स को देख लेते हैं कि वो क्या होंगी हमारे पास। जैसे आप देखें टाइप वन में आपके पास क्या है? एक तो आपके पास ये 3 डायमेंशन हमने ली हुई है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है। यहाँ पे देखें, रीजन आर जो हम कह रहे हैं टाइप वन में, वो कैसे बाउंड होता है? उसमें आपके पास 2 कर्व्स होते हैं। ये लाइंस जो हैं आपके पास, ये क्या है? इसके 2 कर्व्स हैं। ये एक कर्व हो गया, ये आपके पास एक कर्व हो गया, ठीक है? ये 2 कर्व्स हैं और कर्व्स के नाम आपने क्या दे दिए? g1x और g2x। हमने g1x और g2x इसके नाम क्यों दिए? क्योंकि देखिए ये कर्व जो है ये x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में है, ठीक है? और आपके पास जो रीजन होता है टाइप वन का, उसमें दो पैरेलल लाइंस होंगी जो कि आपको नजर आ रही होंगी, यानी एक आपके पास ये लाइन और एक आपके पास ये लाइन, और ये लाइंस पैरेलल बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है? तो तब आपके पास ये रीजन क्या होगा? ये जो इसमें रीजन बाउंडेड होगा ये रीजन आर होगा, और ये टाइप वन का रीजन आर है। चलें, ये आपने टाइप वन का रीजन आर देख लिया। अब आप देखें टाइप टू का रीजन। सिमिलरली टाइप टू में आपके पास क्या होना है? यहाँ पे अगेन y एक्सिस है, यहाँ z है, और यहाँ x एक्सिस है। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो दो रीजन बाउंडेड हैं, यानी आपके पास पहले कर्व है दो, एक एज वन वाई और एज टू वाई, और ये दोनों कर्व y एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक हो गया?
सिमिलरली एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है। वहां पे दो लाइंस पैरेलल जो है वो वाई एक्सिस के थी, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल एक्स एक्सिस के हैं। वहां पे दो कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस के थे, यहाँ पे दो कर्व पैरेलल वाई एक्सिस के हैं। तो ये वाला रीजन बाउंडेड रीजन होगा, ये आपके पास टाइप 2, यानी दो टाइप के रीजन बन गया आपके पास। सिर्फ इनकी थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि जहाँ पे एक में कर्व जो है वो जिस एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे केस में उसमें वहां पे लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, अगर हमें इस रीजन को बताना पड़े कि ये कैसे है तो आप कैसे कहेंगे। रीजन आपके पास क्या है, ये रीजन है, ये इसके इनसाइड रीजन है, और ये आपने दो लाइंस के बीच जो बताया हुआ है वो आपने कहा कि एक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक्स बाउंडेड है किसके बीच, ए और बी के बीच, यानी एक्स जो है वो ए से छोटा है, यानी इसके अंदर इनसाइड होगा, और बी से सॉरी ए से एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा, ठीक है। यानी ये वाला एक्स या एक्स की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही होगी। सिमिलरली आपने वाई का बता दिया कि वो जी वन एक्स से बड़ा है और जी टू एक्स से छोटा, यानी ये आपके पास पूरा एक क्लोज रीजन जो बन रहा है ना, ये रीजन है आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर इसी रीजन को आपने इंटीग्रेट करना हो, इस रीजन को हमने अगर इंटीग्रेट करना हो और हमारे पास है बी फंक्शन ऐसा जिसमें डबल वेरिएबल है, ये देखिए एफ एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे डी वाई और डी एक्स दो आएंगे, इसका मतलब है दो इंटेग्रल भी आएंगे, ठीक हो गया। क्योंकि दो फंक्शन है ना आपके पास, और हम कह रहे हैं कि अभी हम अगर हमें दोनों को साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास डी वाई और डी एक्स आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे जी वन एक्स से जी टू एक्स। पहले आपने कह दिया कि आपके पास इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, एक लिमिट उसकी आ जाएंगी जी वन एक्स से जी टू एक्स तक, दूसरी लिमिट आ जाएंगी ए से बी तक, जैसे हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन अब आप एक बात बताएं, आपको याद होगा जब मैंने आपको अभी पीछे इंटीग्रेशन का बताया सेपरेट सेपरेट, तब मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट्स, अगर यहाँ पे मैं एक्स की लिमिट लिख रही हूँ तो ये किसकी होंगी एक्चुअली, ये होंगी एक्स की फॉर्म में, लेकिन ये तब होंगी जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ए और बी किसकी लिमिट होंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। अब इसको लिख भी लेते हैं, जैसे अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं, एक इंटेग्रल मैंने बाहर रहने दिया ए बी, और एक इंटेग्रल मैंने अंदर रहने दे दिया, ठीक है। जी वन एक्स और जी टू एक्स उसकी लिमिट है, फंक्शन तो ऑफकोर्स अंदर ही आएगा, और ये लिमिट्स तब लिखते होते हैं जब इंटीग्रेट कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसा ही था, मैंने अभी पिछले केस में आपको बताया कि जब वाई के लिहाज से आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो तब आपके पास लिमिट्स जो हैं उनकी फॉर्म क्या होगी, एक्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब है एक इंटेग्रल ये होगा। अब जब इसे इवेलुएट कर लेंगे हम, फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा फिर उसका इंटेग्रल लेंगे हम सेकंड इसके साथ, और ये आपके पास क्या होंगी लिमिट्स, आपके पास एक्चुअली क्या होंगी, dx की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये y की लिमिट है, ठीक हो गया। dx के लिहाज से ले रहे हैं, x की लिमिट है लेकिन y की फॉर्म में, ये आपके पास रीजन टाइप 1 के लिए आ गया। सेम हम अगर टाइप 2 के लिए लें तो क्या होगा, टाइप 2 में आप देखें, अब इसकी अगर मुझे पहले तो मुझे इसका बताना पड़ेगा कि है कैसे। अब y एक्सिस आपके पास ये है, ठीक है, y किसके बीच है, c और d के बीच। हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन c एंड लेस देन d, ठीक है। y देखिए ग्रेटर देन c है और लेस देन d है। फिर साथ ही हमने एज वन और एज टू भी देखने हैं, और एज वन और एज टू हम कहेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली कि एक्स जो है वो एज वन वाई से बड़ा है और एज टू वाई से छोटा है, ठीक हो गया। अब इसमें भी मुझे फंक्शन एक मैंने ऐसा लिया हुआ है जो जिसके पास वन वेरिएबल नहीं है बल्कि टू वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है, तो वो फंक्शन मैंने लिख लेना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इसमें मैंने साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करना है, यानी अभी मैं डी एक्स और डी वाई के दोनों के अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट करूंगी, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, एक इसकी सी डी लिमिट होगी और दूसरी इसकी एच वन और एच टू वाई होगी। जो एच वन और एच टू वाई है ये एक्स की लिमिट्स है, और सी और डी की वाई की लिमिट्स है। इसमें भी आप सिमिलरली जैसे आपने ऊपर के केस में देखा, मैंने एक इंटीग्रल बाहर रख लिया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर ली, और बीच में मैंने फंक्शन लिखा एफ एक्स वाई। अब मैंने जब लिमिट अंदर एच वन वाई और एच टू वाई लिखे तो मुझे यहाँ से ही पता चल गया कि ये वाई की फॉर्म में लिमिट्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये होंगे किसके, dx के। तो dx इनसाइड है, ये आपके पास फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y हम इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, फिर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट जब खत्म हो जाएगी
तो ये लिमिट्स बच जाएंगे। ये किसके होंगे? dy के लिमिट्स होंगे, लेकिन ये होंगे किस फॉर्म में? x की फॉर्म में। ठीक, तो ऐसे आपने क्या करना है, ऐसे आपने साइमल्टेनियसली इंटीग्रल्स लेने हैं। अगर आपको मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए, यानी टू वेरिएबल हो, मोर देन वन वेरिएबल हो, तो आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। ये इसके कुछ रूल्स हैं इस तरह इंटीग्रेशन करने के। तो इसीलिए ये रूल्स आपको आने चाहिए, जिसके बाद आप क्या करेंगे? ग्रीन थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। तो वो हम देखते हैं। अभी हम ग्रीन थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो पहले उसकी एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। सपोज दैट C is a smooth simple closed curve bounding a region R। यानी C आपके पास क्या है? हमने कोई स्मूथ सिंपल और क्लोज्ड कर्व लिया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास स्मूथ का मतलब है कि उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, और क्लोज्ड और सिंपल इसलिए हम कह रहे हैं, एक क्लोज इसलिए कि जहाँ से मतलब एक कर्व जो है वो ओपन कर्व नहीं है, और जो सिंपल है, सिंपल का मतलब कि कहीं पे भी कर्व ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो हमने एक सी कर्व स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लिया, जिसके अंदर एक रीजन बाउंड है, जिसका नाम हमने आर बता दिया। सपोज द फंक्शन, हमारे पास p है, हमारे पास p फंक्शन है, एक q फंक्शन है, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो सिंगल वैल्यूड हैं, फाइनाइट हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, inside on the boundary C of some simply connected region R in xy plane। ठीक है, तो क्या होगा? ग्रीन थ्योरम इज यूज्ड टू डिस्कस how to express the line integral over the curved or around the loop as a double integral over the enclosed region। अच्छा, ये तो खैर इसकी डेफिनेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप देखें, आपके पास ये देखें एक क्लोज इंटीग्रल है अराउंड सी कर्व, और ये आपके पास फंक्शन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी एक्स। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? डबल इंटीग्रल अगर आप किसी रीजन का ले रहे होंगे, और वो किसके होगा? पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, और यहाँ पे इसका एक नाम दे दिया, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ग्रीन थ्योरम इन प्लेन जो है, समटाइम उसे क्या हम कहते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम इन टू डायमेंशन भी उसे कह रहे होते हैं। अच्छा, इसका प्रूव करते हैं। और प्रूव आपने कैसे करना है? प्रूव आपने ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लेके आएंगे। ये पहली बात है, ये आएगी कैसे और ये एक दूसरे के इक्वल कैसे होगी? We shall prove one for region R that is simultaneously of type 1 and 2, though we consider type 1 and in which region is bounded by two curves which are the function of x। अच्छा, ये आपने टाइप 1 और टाइप 2 पर पढ़ ली हुई, तो अब ये उसी की बात कर रहे हैं कि आपके पास हम प्रूव करेंगे रीजन आर को, लेकिन उसमें हो क्या रहा होगा? उसमें आपके पास पहले हम टाइप 1 को कंसीडर करते हैं, जिसमें टू कर्व्स हैं। टू कर्व्स क्या है? एक दूसरे को क्लोज कर रहे हैं, दो कर्व। ठीक है, और उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास g1x क्या है? इक्वल्स टू y, और g2x इक्वल्स टू y। ये देखें आपके पास, ये आपके पास कर्व है, यानी ये हमारे पास अभी इस टाइम हमने जो कर्व लिया हुआ है, ये इसकी x एक्सिस है और ये इसकी y एक्सिस है। ये ए बी टाइप आ गया आपके पास। अब देखेंगे, ये जो आपके पास पॉइंट है g1x, ये y के लिहाज से है, और ये बी जो g2 है, ये भी y के लिहाज से, y सम वैल्यू ऑफ y होगा। जैसे सिंपल अगर आप कोई ग्राफ लेना, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे उसकी 0 वैल्यू होती है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी 1 वैल्यू है, यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू है, सो ऑन। ठीक है, तो y यानी 1 जब था उसकी g1x वैल्यू है, y जब 2 था तो उसकी g2x वैल्यू, ये बताया था। एक कर्व ये हो गया और एक कर्व आपके पास ये हो गया, जिसने इन दोनों कर्व्स ने मिल के आपके पास सिंपल स्मूथ क्लोज्ड कर्व बना दिया है, और इसके बीच एक रीजन बाउंडेड है, ये r। अच्छा, एक्स एक्सिस के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो ये कर्व किस पोजीशन पे है? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने इसके नाम दे दिए, एक ए पॉइंट पे। एक्स एक्सिस का भी ऐसे ही होता है ना, 0 यहाँ पे हो, यहाँ अगर ग्राफ देखें 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ 4 5 एंड सो ऑन आती जाएंगी। तो हम कह देंगे कि 1.5 पे आपके पास ए है, और 4.1 पे आपके पास यहाँ पे बी है। तो सम वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास ए और बी पे ये कर्व जो है वो आपके पास बन रहा होगा। टू डायमेंशन में ये कर्व बन रहा है, और इसको हमने सिर्फ पहले तो हमने सिंपल इस कर्व को देख लिया कि फिगर ए है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिगर बी भी है। जैसे अभी आपने ऊपर चीजें पढ़ी, उसमें तो आप देख रहे थे कि आपके पास टू लाइंस और उससे हमने बाउंड करके बताया हुआ था। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब सी और डी पॉइंट आपने इनको बता दिया। ये आपके पास सी पॉइंट है और ये आपके पास डी पॉइंट है। ठीक है, और अगर आप जो है वो यानी इस इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे वाई एक्सिस पे,
तो ये दो कर्व आपके पास यहाँ पे भी अगेन मिले आपके पास, और बी फिगर में ये टाइप 2 बन गई, एक टाइप 1 होगी और एक आपके पास टाइप 2 बन गई। अच्छा, by considering right hand side and minus curly p by curly y dA and from figure A we have। अच्छा, अब ये क्या बात की उन्होंने, राइट हैंड साइड, यानी आपके पास जो थ्योरम की बात बताई हुई है उन्होंने, उसकी राइट हैंड साइड आपके पास क्या बनती है ये, ठीक है। कह रहे हैं आपने राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है और कौन सी, माइनस करली p बाय करली y, ये वाली टर्म से कंसीडर करनी है, ठीक है। देखें, डीए, डीए का मतलब यही है, अगर मैं dx dy लूँ तो ये सरफेस है, सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस एरिया मतलब टू डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि मैं इस dx dy को dA के इक्वल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि फिलहाल सिर्फ आप इस राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए इसकी सिर्फ ये वाली साइड जो है वो कंसीडर करें, तो आप देखते हैं आपके पास क्या होगा। ये देखें, हमने माइनस करली p बाय करली y dA कंसीडर किया और फिगर ए, यानी इस फिगर की बात कर रहे हैं, इस फिगर को कंसीडर किया तो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब आप देखें, मैंने कहा आर रीजन में था हमारे पास करली p बाय करली y dA, इसके डबल इंटेग्रल तो थे ना, देखिए अगर मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ और इसके यहाँ पे इंटेग्रल तो थे, तभी तो dA था, तो इस सारी टर्म को कंसीडर किया और इसके डबल इंटेग्रल मैंने फिलहाल यहाँ पे ये कंसीडर कर लिए, तो क्या बनेगा, माइनस, और आपके पास अगर हमने फिगर 1 टाइप 1 कंसीडर की है, फंक्शन आपके पास क्या है, करली p बाय करली y, और यहाँ पे dy और dx आ जाएगा, dA किसके इक्वल होता है, dx और dy के। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आपके पास ये जो y की लिमिट है वो क्या है आपके पास, g1x और g2x है, ठीक है। ये देखें आपके पास g1x और g2x हो जाएगा लिमिट, और दूसरी लिमिट्स क्या थी, a और b, वो हमने लिख ली। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगी, मुझे पता है कि मैं अगर इस सारे फंक्शन को इसकी इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो x की फॉर्म में है, जैसे g1x और g2x है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा होगा। ये हमने स्टार्ट पे पढ़ ली थी चीज, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट x की फॉर्म में हो, वो होती तो y की लिमिट है, और इसका मतलब है कि उसको हम इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, पहले इस सारी टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और उसकी लिमिट x की फॉर्म में, जो हमने टाइप 1 फिगर से देखनी। फिर उसके बाद बचेगा क्या, dx हमने बाय कर लिया और दूसरी लिमिट्स आपके पास बाय रह जाएंगी। अब इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसको हमें सॉल्व करना है, वो कैसे होगा, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू मैंने y अगर इंटीग्रेट किया तो कैसे आ जाएगा, इसको y करते हुए आप देखेंगे ये आपके पास कट जाएगा, यानी अब ये आपके पास सिंपल जैसे dp रह जाता है ना, ये रह जाएगा, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में अगर ऐसे dp रह जाए तो d और ये इंटीग्रल कट जाते हैं, पीछे क्या बच जाता है, सिंपल p, ठीक है। तो ये वो आपके पास सिंपल p बच गया, ठीक है। और आपको पता है p किसका फंक्शन है, x और y का, ये मैंने यहाँ पे p लिख दिया, फंक्शन किसका है, x और y का फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि ये अभी सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व हुआ है, सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व हुआ है, और इसको अभी मैंने सॉल्व करने के बाद इसकी लिमिट्स भी पुट करनी है, g1x और g2x, ठीक है। अब मैंने इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किससे किया था, y के लिहाज से इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि ये जो लिमिट्स पुट करनी है अकॉर्डिंग टू रूल, पार्शियल इंटीग्रेशन के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट किया है, तो बेशक ये x की फॉर्म में है लेकिन ये आएगा किसमें, y में, ठीक है। यानी इस y की जगह मैंने इनको पुट कर देना है g2x और g1x, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये देखें, अब p x और अपर लिमिट आपके पास क्या है, g2x, जहाँ y था उसकी जगह क्या आ गया, g2x आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा, लोअर लिमिट आ गया। अब लोअर लिमिट में क्या करूंगी, p और पहला उसका फंक्शन क्या है, x, और फिर कॉमा, और फिर लोअर लिमिट क्या है आपके पास, g1x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, g1x, और फिर मैंने यहाँ पे इंटेग्रल यहाँ पे क्लोज कर दिया, साथ आ गया आपके पास dx, ठीक। अब क्या करना है, अब हमने ये जो इंटीग्रल एक बच गया है इसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और इसकी लिमिट आपके पास a भी है। तो मैं अब क्योंकि माइनस का साइन है और यहाँ पे स्टार्ट पे भी हमारे पास क्वेश्चन से हमने माइनस लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस जो है यहाँ पे यूज होगा। अब मैंने इस ब्रैकेट को जब ओपन करूंगी, पहली टर्म के साथ तो माइनस आएगा, सेकेंड टर्म के साथ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप क्या करेंगे,
यहाँ पे इंटीग्रेट करते हुए आपने ए से बी और ये आपने लिख लेना है, ये सारी टर्म, और फिर प्लस और ये ए से बी और ये सारी टर्म लिख ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एक का आपने जो देख रहे होंगे कि मैंने जो किया हुआ है, ये टर्म मैंने पहले लिख ली है, यानी ए से बी, पी एक्स टू G1 सॉरी x G1x dx माइनस ए बी पी एक्स G2x, यानी G2x वाली टर्म जो ये वाली टर्म थी वो मैंने बाद में लिख ली, उसके साथ माइनस था इसलिए, और ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली। ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि एक रूल होता है आपके पास, वो ये होता है इंटीग्रेशन का, यानी ए से बी तक अगर इंटीग्रेशन करें ना एफ टी एक्स, अगर मैं लिमिट्स को स्विच कर दूं, स्विच का मतलब है ए की जगह मैं बी ऊपर अपर लिमिट लिख दूं और लोअर लिमिट की जगह मैं अपर लिमिट लिख दूं, तो मेरे पास क्या होगा? तो आपके पास सिंपल आप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, लिमिट चेंज होगी और एफ डी एक्स, बाकी सारी इंटीग्रेशन सेम होती है, लेकिन लिमिट चेंज करने की सूरत में आपके पास क्या होता है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ रहा होता है, ठीक है, एक नेगेटिव साइन। तो अब मैं अगर इस सारे की लिमिट चेंज करना चाहती हूँ, मैं ए से बी कर दूं, यानी ऊपर अपर लिमिट में ए कर दूं और लोअर लिमिट में बी कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा? देखें, ये टर्म तो एज इट इज जैसे ऊपर है वैसे के वैसे आ गई, और जो ये टर्म है इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, तो ये नेगेटिव साइन जो आएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने लिमिट स्विच कर दी। अब जो ए नीचे लिमिट थी वो अब क्या गई है, ऊपर चली गई है, ठीक है, बाकी है फंक्शन और डीएक्स वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सो दीज टू कर्व्स इंटरवल इज इक्वल टू द इंटरवल ऑफ होल कर्व क्लोज्ड, यानी आपके पास दो कर्व जो हैं ये आपके पास हैं, जैसे हमने शुरू में बनाए थे। आप देखें यहाँ पे, ये टाइप 1 की बात की है ना हमने, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर इन दोनों कर्व को मिला दें, यानी ये कर्व आपके पास ये है और ये है, अब ये ऐसे ही हो रहा है। अब देखें, ए से बी तक हम गए और फिर बी से हमने कर्व को ए तक मिला दिया, ठीक है, तो ए से बी और बी से ए तक अगर हम दोनों कर्व को मिलाएंगे तो वो एक क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। वो क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। और क्लोज्ड का मतलब है कि मुझे उन दोनों को अलग अलग एक कर्व की इंटीग्रेशन करने के बजाय एक ही मैं ले लूंगी, ठीक है, जैसे उन दोनों का मैंने प्लस प्लस करके इंटीग्रल लिया, उसके बजाय क्या हो जाएगा, एक क्लोज इंटीग्रल ले लूंगी और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, तो देखें अभी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, मैं इस ए से बी और बी से ए का मतलब है कि ये पूरा क्लोज कर्व बन रहा है। क्लोज कर्व बनने का मतलब ये है कि मुझे इनको अलग अलग करने के बजाय मैं एक पी फंक्शन करके भी बता सकती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस सारी टर्म की जगह जो राइट हैंड साइड पे है उसकी जगह लिख दूंगी पी एक्स वाई डी एक्स, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए। ठीक हो गया। और ये हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम चले कहाँ से थे, चले थे हम, जो हमारे पास थ्योरम है ग्रीन थ्योरम, उसमें हमने उसकी राइट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड का भी जस्ट ये पार्ट हमने सॉल्व किया, जस्ट ये हमने पार्ट सॉल्व किया। और ये पार्ट हम सॉल्व किया भी हमने कैसे, हमने उसकी टाइप 1 ली और जिसमें हमने कहा कि दो कर्व बाउंडेड है, ए बी उनकी लिमिट्स हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे G1x और G2x है, ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट किया हमने, क्योंकि ये p बाय कली y डी ए जो है ये आपके पास क्या था, ये जो है आपके पास इसकी जो है वो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल है, तो लिमिट्स लगानी थी, तो यहाँ पे पहले आपके पास y की लिमिट्स आ जाएंगी फिर x की आ जाएंगी, तो G1x और G2x लिखा, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि G1x और G2x जो है वो अगर लिमिट हो तो वो उसको इंटीग्रेट हम y के रिस्पेक्ट से कर रहे होंगे, इस तरह हमने इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि जो dx है, dx हमने क्या किया, फिर हमने नेक्स्ट जो पार्ट रह गया था उसको इंटीग्रेट करना है, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे लिमिट स्विच की हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से हमारे पास एक पता चल रहा है कि ये दो कर्व मिलके क्लोज पाथ या क्लोज सर्कल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल की एक ये फॉर्म लिख दी, जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए आ गई है। तो ये अभी हमने कुछ पार्ट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो भी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।